हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रिपरेशन फॉर आईपीयू सीईटी ऑफ 2017। सो आईपीयू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आईपीयू बेसिकली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कराती है। सी आईपीयू सीईटी एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ गेट वे for those aspirants who are looking for the admission in various courses which is offered by IP University and its affiliated institutes. So अगर आपको IP यूनिवर्सिटी में या उसके affiliated institutes में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा, दैट इज़ IPU CET. सो इस साल का एग्ज़ाम बेसिकली दिल्ली के इलेक्शंस की वजह से थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं. सो यू पीपल स्टिल हैव अ टाइम टू बक इट अप. एंड दिस यूनिवर्सिटी बेसिकली, अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये आपको बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड कराती है, आपका बीटेक से लेकर बीबीए, एलएलबी, एमसीए, एमटेक, एलएलएम एंड बहुत सारे. सो इस वीडियो में हम जस्ट बीटेक के एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर करेंगे. दैट इज़, अगर आप बीटेक के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है. काइंड ऑफ अ गुड काइंड ऑफ अ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन IPU CET. सो एग्ज़ाम देने से पहली चीज़ आपको जो प्रिपेयर करके रखनी है वो अपना स्टडी प्लान होता है. बेसिकली स्टडी प्लान इज़, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको एक स्टडी प्लान अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना टाइम इक्वली डिवाइड करना होगा जो जो सेक्शंस आपके में आ रहे हैं. सपोज बीटेक के में 3 सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब्जेक्ट होते हैं जिनमें ज़्यादा आपको हैंड्स आउट ट्राई करने होते हैं. तो अपना टाइम इक्वली डिवाइड कर लो इन सेक्शंस में, जो जो सेक्शंस आपके आ रहे हैं. जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड, उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के उन टॉपिक्स पे रिसर्च करके एंड फिर आप अपनी प्रिपरेशंस को प्लान आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ होती है अपना स्टडी प्लान बनाना. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यूजुअली बच्चे इसी स्टेप को मिस कर जाते हैं, बिकॉज यार जब तक आपके पास स्टडी प्लान नहीं होगा तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. हवा में एग्जीक्यूशन चलेगा और इसका रिजल्ट भी हवा में आएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि स्टडी प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी प्लान से बेसिकली, अगर स्टडी प्लान के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई वीक पॉइंट्स हैं या जो भी टॉपिक्स आपके जिनको आपको लगता है कि ये इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उन टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आप स्टडी प्लान से वो पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे, किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और किस सेक्शन पे आपका टाइम बच जाएगा. सीईटी थोड़ा बेसिक टेस्ट है. अगर बेसिक टेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इस पर मैक्सिमम स्कोर करना आसान रहेगा. अब स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं होगा. उसके बाद उस पढ़ने की एग्जीक्यूशन भी, लाइक मॉक टेस्ट के थ्रू या हर सेक्शंस की बाकी सारी चीज़ें भी देखनी ही होगी. तो उसके लिए आपको अपना स्टडी प्लान पूरा मेंटेन करके चलना होगा कि किस टाइम पे आप कौन से मॉक टेस्ट लोगे, कब आप एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, किस टाइम आपका ब्रेक होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें. सो इन माय टर्म्स, इन माय एक्सपीरियंस, आई वुड से कि अगर अच्छे मार्क्स लेने तो एटलीस्ट 4 से 7 घंटे डेली काफ़ी होते हैं IPU CET की प्रिपरेशंस के लिए. एंड आप बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बढ़ाने से आपका स्कोर और मतलब स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा, अच्छे स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी. बट 4 से 7 घंटे तो आपको देने ही देने हैं इन ऑर्डर टू गेट एन एवरेज स्कोर और अ गुड स्कोर, जिससे आपको कॉलेज भी थोड़ा अच्छा मिल सके. सी अदर देन दैट, स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि स्टडी प्लान हम नहीं बना पा रहे, तो वो लोग कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं. सी कोचिंग वोंट बी वेरी हेल्पफुल, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पढ़ना तुम ही को है. एंड अगर तुम अपना स्टडी प्लान ठीक से बना पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. IPU पेपर इज़ंट सो कंसेप्चुअल. सो क्या करो, सीधा अपने फॉर्मूलाज या इजी स्टफ, ये इन सब चीज़ों को बहुत डीप में पढ़ते चले जाओ, तो इससे आपको टॉपिक बाई टॉपिक, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे. Physics, chemistry should be focused on more, as the paper will have more of testing your speed than your ability to solve your questions. So don't get stuck in any question. Just solve as many as questions you can in a very short period of your time. So that was my thing on study plan. Moving ahead, second चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है अपना टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट की बात मैं अगर करूँ तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडीज़ के साथ साथ अपना टाइम भी मैनेज करना होगा. सी एज आई टोल्ड कि स्टडी प्लान में अपना पूरा टाइम टेबल बना लो, उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट में आपको अपना पूरा टाइम टेबल बनाना और उसको प्रिपेयर करना होगा अकॉर्डिंग टू यू. एटलीस्ट अपने 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई के रखो ही रखो. उसमें एडिशनली तुम अपने ब्रेक्स ऐड कर सकते हो या अदर कोई एक्टिविटीज़ जो आपको रिफ्रेश करे, उसके लिए वो चीज़ें आप कर सकते हो. तो उसमें आपको अपना स्टडी प्लान पूरा बनाना होगा. जो आपने स्टडी प्लान बनाया है उसमें बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान ज़रूर अच्छे से करना होगा कि
आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सब्जेक्ट या टॉपिक में वीक हो, ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो और तीनों सेक्शंस को आप इस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, कि तीनों सेक्शंस ठीक तरीके से कवर हो जाएं। सो अपनी स्टडीज़ को, अपने प्लान को एक टाइम मैनेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि फिजिक्स पढ़ते चले जा रहे हैं, फिर मैथ्स या केमिस्ट्री उठाया ही नहीं, या मैथ्स पढ़ते हुए जा रहे हैं बाकी दोनों सब्जेक्ट्स उठाए नहीं। नहीं यार, तीनों सब्जेक्ट्स, तीनों सेक्शंस इतने ही इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। सो अपना टाइम जो है वो उसी हिसाब से मैनेज करो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में तुम्हें ज़्यादा मतलब वीक हो और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फिर प्लान आउट करो। अपना स्टडी प्लान ऐसे ही बनाओ कि उस सब्जेक्ट को आप एक्स्ट्रा 1 घंटा दे पाओ फ्रॉम दैट नॉर्मल रूटीन। सो दैट वाज ऑन टाइम मैनेजमेंट। मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ तो आती है स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सी उन्हीं बुक्स से पहले प्रैक्टिस करो कि जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए। एंड इन सिंपल टर्म्स इफ आई टॉक अबाउट, टेक सीबीएसई बुक्स ओनली। पहले सीबीएसई बुक्स में से टॉपिक्स उठा लो, ठीक है, उनके फैक्ट्स, उनके क्वेश्चंस वो सॉल्व कर दो। उसके बाद अगर कोई एडिशनल बुक आप पकड़ रहे हो तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, उसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर करो। कंपेयर योर आंसर्स विद द गिवन सॉल्व पेपर्स एज वेल। सो इससे यू विल गेट द आइडिया कि कहाँ आपको गलत हो, कितनी जगह आपको और किस किस टॉपिक में आपको रिक्वायरमेंट है थोड़ा ब्रशअप करने के लिए। सो बेसिकली आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, अपने डिफिकल्ट एरियाज का एहसास होगा, जिससे आप दोबारा उन पर वर्कआउट कर सकते हो, लाइक बाय सॉल्विंग दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। See, IPO CET tests the wide knowledge rather than that deep knowledge, so try to cover as many as topics you can. NCERT and Pradeep should be enough. You can find a great help on tech bits of your queries, but from my experience I would say कि NCERT and Pradeeps are quite enough if you are putting your 100% in that with that book. So second thing I'll say about is like brush up your basic concepts before you sit down to your prepare. See, पहले से formulas put up होने चाहिए, पहले से formulas याद होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर या सॉल्व करने जा रहे हो, आपको अपनी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इन सब चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाते चले जाओ कि पहले आपने मॉक टेस्ट इतना किया, उसमें से सही कितने हुए, गलत कितने हुए। दूसरी बार आपने पढ़ा, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा, मतलब जो वीक टॉपिक्स थे, जो जहाँ पर गलतियाँ आई उन्हीं पे और ज़्यादा ब्रशअप किया। उसके बाद आपके सही कितने हैं, गलत कितने हैं। सो इससे क्या होगा, यू विल कवर आउट ऑल योर मिस्टेक्स, कि जहाँ आपने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में जो मिस्टेक्स की थी, यू विल मेक श्योर आफ्टर 5 और 6 मॉडल टेस्ट पेपर्स वो सेम मिस्टेक तो मतलब अकर नहीं होंगी। तो डेफिनेटली उससे आपको अपने टॉपिक्स का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड एज आई सेड, दैट इज यूनिवर्सिटी सेट्स दी CET एग्जाम बेस्ड ऑन मोर फैक्चुअल नॉलेज रादर देन दैट द कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज से ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज होती है। तो CBSE कोर्स की बुक्स जितनी है, उसमें जितने फैक्ट्स मेंशन्ड हैं उनको ज़रूर करके जाओ। और सेकेंड थिंग, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होंगे, उतना भी करके चले जाओगे अच्छे तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ, तो वो भी काफ़ी होगा। फिर बात आती है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस और टॉपिक क्वेश्चंस, कि आपने टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर कर दिया। उसके बाद भी अपने टाइम शेड्यूल में इतना, अपने स्टडी प्लान में इतना टाइम रखो कि आप मॉक टेस्ट अलग से सॉल्व कर पाओ। मतलब मॉक टेस्ट को, उस मॉक टेस्ट वाले टाइम को उसमें ऐड मत करना। मॉक टेस्ट के लिए हमेशा डेली एक स्लॉट फ्री रखना, उसके बाद बाकी चीज़ों पे ध्यान करना। क्या होगा, इससे आपका स्कोर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम देने बैठोगे, सो विल बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मॉक इटसेल्फ। मॉक का मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली प्री रिहर्सिंग काइंड ऑफ थिंग। सो बाय प्रैक्टिसिंग दिस मॉक टेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड अकॉर्डिंगली मैनेज योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So this will give you an actual idea कि how the exam is gonna be taken place and how you're gonna cover it out in such scenarios. See, मॉक टेस्ट में एक स्मॉल टिप है। सी पहले अपना मॉक टेस्ट खुद से पूरा सॉल्व करो, उसके बाद विदाउट, इवन इफ़ यू कैन अटेम्प्ट दैट 10% ऑफ इट विद अ स्टॉप वॉच, देन जो भी आंसर्स आए हैं, सोल्यूशंस आए हैं, उनको जो एक्चुअल आंसर्स हैं उनसे कंपेयर करो,
understand your mistakes, and as well as the remaining questions which you haven't attempted. So this will basically help you to boost the confidence later on, and also will help in your time management. So तुम्हें पता होगा कि जब एग्जाम करने बैठ रहे हो तो किस किस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले करने हैं. तो उससे क्या होगा कि आपका पहले करने से आपका बेसिकली टाइम कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. एंड उसके बाद जो जितने भी हार्ड क्वेश्चंस बचे होंगे या रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे होंगे उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एज पर टू द एवरेज टाइमिंग. सो दिस इज दी बेसिकली अ टिप टू फॉर योर मॉक टेस्ट. सो जस्ट डू इट ऑन योर ओन. दैट इज या पहला मॉक टेस्ट आप फर्स्ट उसमें कर लो. उसके बाद जितने ईजी क्वेश्चन है उसको फर्स्ट वाइब में कर लो. उसके बाद जो भी आया मतलब अपने आंसर्स को मैचअप करो एंड अपनी मिस्टेक्स को समझो, एंड जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं अटेंड करे उसकी ट्रिक्स समझो, एंड डेफिनेटली जस्ट कंपेयर योर थिंकिंग और योर पॉइंट्स और योर प्रिपरेशन टू द एक्चुअल द प्रिपरेशन यू वर थिंकिंग अहेड. सो इससे यू विल गेट एन आइडिया कि वेयर यू स्टैंड व्हाइल इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस IPU CET exam. And last guys, this was just the things you need to take care of the while appearing for IPU CET. But lastly I would say just maintain your health. Stay away from physically and mentally stress and keep a positive attitude towards the preparation. ठीक है, कोई मेंटल स्ट्रेस मत रखो, बिकॉज जितना आप मेंटली अपने आप को इफेक्ट करोगे उतना आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. यू शुड टेक हाइजीनिक, बैलेंस्ड एंड टाइमली डाइट प्लान. डोंट स्किप योर मील्स because it happens. I've seen people when they get in a tension or they get in that stress, they start skipping their food. Don't do that. Sleep at least 7 to 8 hours daily because आपके mind को rest भी चाहिए apart from that preparation. And additionally you can do exercise, any sport or meditation and yoga to keep that mind calm as well. So that was just a few things you should take care while you are working or while you are preparing for this IPU CET exam. Apart from that, basically people worry about that which section or which things or which area is to be covered first. So अब बात करते हैं उसी में कि आपको टॉपिक्स ऐसे क्या क्या हैं जो आपको कवर करने चाहिए. सी बेसिकली बीटेक में 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का केमिस्ट्री वीक होता है. सो बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर सकते हो. लेकिन अगर आपके जितने भी हैं, मतलब अगर जो भी सेक्शंस आपका वीक है आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स और गेट अ गुड रिजल्ट वाइल इन द एग्जाम. सो कुछ ऐसे फिजिक्स के टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने चाहिए वो ये होते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर्स, वेक्टर्स, waves, atomic physics and electrostatics. See, as I told कि NCERT क्वेश्चन पेपर से ज़रूर निकाल लो, उनको सॉल्व तो कर ही लो. उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस को उठा सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो जिसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे से मिल जाएं. Keep in mind while solving your questions that try to visualize them. See, for references you can take your Pradeep or HC Verma. Just be focused and work hard. IPU CET question paper includes all these topics I have given on the स्क्रीन. ये मेन टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो इन 7 टॉपिक्स को फिजिक्स में तो बिल्कुल मिस मत करना. और सबसे पहले आई एम टेलिंग यू पिक योर NCERT बुक्स. NCERT बुक्स को अच्छी तरह से कवर कर लो, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को विद इन द चैप्टर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी. एंड उसके बाद फॉर द क्वेश्चन रेफरेंसेज यू कैन पिक एनी रेफरेंस बुक. एंड मूविंग अहेड इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस बेसिकली इन टॉपिक्स में से आते हैं. जो कि पहला होता है 3D एंड वेक्टर्स, theory of equations, probability, sequence and series, integral calculus, quadratic equation and differential calculus. So integration and differentiation उसी में आ गया. एंड ये टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो एज ए सेड कि मैथ्स के लिए आप बुक कौन सी उठाओगे, सबसे पहले तो आप NCERT कंप्लीट करोगे. उसके बाद RD शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, या अरिहंत होती है वो उठा लो. ठीक है, उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि उसके बाद कुछ चीज़ें बचती नहीं है, बिकॉज इन तीनों चारों बुक्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं एंड इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. इसके बाद जब आप बुक्स कर लोगे कि एक NCERT कंप्लीट एंड RD शर्मा का रेफरेंस, जो भी एक रेफरेंस बुक आप उठाओगे, ठीक है, उसके बाद जस्ट स्किप टू योर मॉडल टेस्ट पेपर्स और योर मॉक टेस्ट. सो दैट विल कीप यू वेरी रेडी फॉर योर मैथ सेक्शन इन द एग्जाम.
सो दिस वॉज अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मूविंग अहेड आई हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ ये टॉपिक्स हैं: केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, थ्योरिक थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री में आपको नहीं भूलने चाहिए। एंड इसमें आप कौन सी रेफरेंसेस बुक उठा सकते हो, वो आपकी प्रदीप है, मॉडर्न्स ABC है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक के लिए। एंड सी केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड द थिंग इज दैट वन शुड हैव डीप एंड गुड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू गेट अ गुड मार्क्स। सो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर करके you can definitely sit for the exam and can get a good score in your entire IPU CET exam. So that was all. I've covered all the 3 subjects, important topics. मूविंग अहेड, अगर मैंने कहा था मॉक टेस्ट ज़रूर लेना मत भूलना, तो हमारे पास मॉक टेस्ट IPU CET का अवेलेबल है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर आप जाके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। देयर इज नो चार्ज फॉर दिस मॉक टेस्ट, यू कैन जस्ट साइन अप योरसेल्फ एंड यू कैन गिव फ्री मॉक टेस्ट फॉर IPU CET। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है और कहाँ किस किस टॉपिक्स में आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। टू नो मोर अबाउट अपडेट्स प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेरी है, सो जस्ट कीप ऑन कमेंटिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग। विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू।